हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको मलेरिया बीमारी के बारे में बताए थे, जो एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज होता है, संक्रामक रोग होता है। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको डायरिया नामक एक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। यह भी हालांकि ऐसे जानने में समझने में इसको लगता है कि सिंपल सा बीमारी है, बट ये बीमारी अगर अच्छा से जकड़ लेगा तो बहुत डेंजर बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़े दिन में ही शरीर तोड़ देता है पूरा। अब आइए इसको समझना शुरू करते हैं कि डायरिया नामक बीमारी क्या है, क्यों होता है और इसका क्या लक्षण है, इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, डायरिया का मतलब क्या होता है। तो ये जो डायरिया बीमारी है ना, सामान्य भाषा में जो डायरिया है, सामान्य भाषा में इसको हम बोलते हैं पतला दस्त होना, यानी पतला पैखाना होना। मेरे कहने का मतलब लूज मोशन की जो समस्या होती है, यानी पेट खराब हो जाता है जिसको कहा जाता है ना, वही चीज़ है ये डायरिया। यानी डायरिया को सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं कि पतला दस्त होना। ठीक है, आगे चले तो आपको समझना है कि भाई ये जो डायरिया की बीमारी है ना, ये जनरली गर्मी और बरसात के दिन में, हालांकि होने के लिए डायरिया की जो बीमारी है यानी लूज मोशन की जो बीमारी है, होने के लिए तो किसी भी मौसम में हो सकता है, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है गर्मी और बरसात के मौसम में। यानी गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगा या फिर बरसात वगैरह के मौसम में अधिक ये बीमारी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, मतलब बरसात पड़ना जब शुरू होगा ना गर्मी के बाद, या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू होगा, तो उस कंडीशन में ये बीमारी होती है, डायरिया की जो बीमारी है। अब आपको समझा दे, डायरिया अगर किसी को हो रहा है, यानी अगर पेट खराब होने की बीमारी अगर किसी को है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर कुछ पार्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पेट में अमाशय है, हमारे पेट में आंत है, तो ये सारा चीज़, ये जो अमाशय है या आंत है, ये भोजन पचाने में, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसको पचाने में ये मदद करता है। पचाने में कौन मदद करता है? आंत, अमाशय, ये सब ऐसा अंग है जो भोजन को पचाने का काम करता है। बात समझे? तो ये जो आंत है और अमाशय है, जब ये बीमारी होगा ना, तो हमारा आंत और अमाशय पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी हमारा आंत और अमाशय सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, भोजन को उतना अच्छा ढंग से नहीं पचा पाता है, तो यहाँ पे आंत और अमाशय पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है इस बीमारी में। आगे चलें तो आपको हम समझा दें कि इसका कारण क्या है, ये जो डायरिया नामक बीमारी है क्यों होता है। जैसे हम आपको मलेरिया में समझाए थे कि मलेरिया नामक जो बीमारी है उसका होने का रीजन है कि भाई प्लाज्मोडियम परजीवी एक प्रोटोजोआ का नाम था। वो प्रोटोजोआ जो है मादा एनोफिल्स मच्छर के लार में पाया जाता है, तो उसके काटने समय मलेरिया की बीमारी हो जाती है। उसी प्रकार जानना है कि ये जो डायरिया नामक बीमारी है ये क्यों होता है, तो हम आपको बता दें ये अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं के कारण होता है। वो तो प्रोटोजोआ के कारण हुआ था, प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ है। बहुत सारा बीमारी, जैसे हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम एड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के कारण होता है, या अनेकों सारा, जैसे मान लीजिए कि पोलियो की बात करेंगे तो वायरस के कारण होता है। लेकिन अगर हम डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया नामक बीमारी अलग अलग रोगाणुओं से क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, कवक यानी फंगस जो होता है, जिसको भोजपुरी में भुअरी कहते हैं, उससे भी हो सकता है, प्रोटोजोआ वगैरह के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम भोजन वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं और उसमें स्वच्छता नहीं बरत रहे हैं। अब रोटी बनाना है, आटा को गूंद कर और 2 दिन ऐसे ही छोड़ दिए, 2 दिन के बाद बना रहे हैं उसका रोटी, तो डेफिनेटली आटा जो होता है गीला होता है, जिसके चलते उस पर कवक बहुत जल्दी लग जाएगा, यानी उस पर भुअरी बहुत जल्दी लग जाएगा। और वैसे चीज़ का यूज करने पर डेफिनेटली कवक वगैरह की समस्या के कारण हमें डायरिया होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, अलग अलग रोगाणुओं से ये बीमारी क्रिएट हो सकता है। आपको हम बता दें, प्रोटोजोआ अमीबी, एंट अमीबा पेचिस, एक प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबी पेचिस। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके कारण ये डायरिया की बीमारी हो जाएगा। और ये प्रोटोजोआ अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये काफ़ी समस्या होगा, पेट में काफ़ी मरोड़ उत्पन्न होता है और उससे दस्त वगैरह होता है, जिससे पेट में दर्द वगैरह भी रहने लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे कारण हैं जिसके चलते डायरिया की बीमारी होती है। अब देखिए लक्षण क्या है, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि हमें डायरिया की बीमारी है। तो एकदम सिंपल, भाई नाम है डायरिया, डायरिया का मतलब दस्त होना। तो अगर पेट खराब
रहेगा तो हम कहेंगे डायरिया है, बस सीधी सी बात। तो देखिए लक्षण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका लक्षण है कि देखिए पेट में मरोड़ रहेगा, मतलब पेट मरोड़ का मतलब समझ रहे हैं ना, पेट में मरोड़ उत्पन्न होगा हमेशा, और मरोड़ के साथ जो है लगातार दस्त होगा, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार दस्त होगा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ कि अब डेफिनेटली जब पेट में मरोड़ उत्पन्न होगा तो उससे पेट में दर्द भी रहेगा। जब पेट में मरोड़ उत्पन्न होगा और दस्त हो ही रहा है, जिसके चलते हमारे शरीर में भोजन तो रह नहीं पाएगा ज़्यादा समय तक, और मरोड़ के साथ मरोड़ जब क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई पेट में दर्द होना ही है, तो पेट में भी दर्द रहेगा। साथ ही साथ अब देखिए दस्त के साथ ना, जैसे पेट खराब रहेगा तो उसके साथ ही साथ कभी कभी मिचली भी होगा। मिचली मतलब कभी कभी चक्कर आएगा। चक्कर, अब जाहिर सी बात है भाई, जब दस्त होगा, जब डायरिया होगी तो हमारे पेट में भोजन की भी कमी होगी, पानी की भी कमी होगी, ठीक है। पतला दस्त होगा तो हमारे शरीर से पानी की भी कमी बहुत ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। तो जिसके चलते चक्कर आएगा, मतलब कमजोरी के चलते चक्कर वगैरह आना स्वाभाविक है, और इसमें उल्टी होने की यानी कय होने की संभावना भी रहती है। आगे चले तो देखिए थोड़े दिन तक अगर डायरिया की बीमारी किसी व्यक्ति को कंटिन्यू रह जाए, यानी डायरिया की बीमारी कुछ ही दिन तक अगर किसी व्यक्ति को रहे, तो फिर उस व्यक्ति के शरीर में जल की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उसी समस्या को निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहा जाता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि पतला दस्त होगा तो उससे शरीर में ना भोजन ना पानी, सब सारा चीज़ की कमी हो जाएगा। और जब निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगा, मतलब जब पानी कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, मुख और होठ का, मुंह सूखने लगेगा, होठ सूखने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ आँख वगैरह जो है ये अंदर की ओर धंसने लगेगा, ठीक है। उसके बाद शरीर का जो त्वचा है, मतलब शरीर का जो चमड़ा है, स्किन, वो ढीला पड़ने लगेगा। वो जैसे उसमें जो एक अलग शाइनिंग है, चमक होता है, या फिर वो टाइट बना रहता, बट वो ढीला पड़ जाएगा, सिकुड़ने लगेगा थोड़े दिन तक अगर डायरिया की मतलब बीमारी हुआ रहे तो ये निर्जलीकरण की समस्या एक मुख्य समस्या है। और इन सारे मतलब लक्षणों के आधार पर अगर ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमें डायरिया की बीमारी है और उसके लिए जो उपयुक्त दवा है उसका यूज करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि इसके रोकथाम के लिए हम क्या करें, मतलब क्या उपाय करें कि ये जो डायरिया की बीमारी है ये हमें हो नहीं, डायरिया बीमारी नहीं हो, इसके प्रिवेंशन के लिए, इस प्रिवेंशन यानी इसको हटाने के लिए हम क्या मतलब उपाय करें कि डायरिया की बीमारी किसी को हो नहीं। तो देखिए इसका सबसे पहला उपाय है कि व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। आपको जो व्यक्तिगत स्वच्छता होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल रूप से अपने आप को हमें साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना है। हमेशा नहाएं, स्वस्थ कपड़ों का जो साफ़ सुथरा कपड़ा है उसका यूज करें, ताकि देखिए अगर हम ज़्यादा दिन तक नहाएंगे नहीं तो डेफिनेटली हमारा शरीर अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस या कवक वगैरह के संपर्क में आएगा ही, और उसमें ऐसे बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं जो हमारे शरीर में जाकर डायरिया की बीमारी उत्पन्न कर दे। तो व्यक्तिगत स्वच्छता पे भी मतलब अपने पर्सनल स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, और घरेलू स्वच्छता का मतलब अपने घर में आसपास में पूर्ण रूप से स्वच्छता बरतना होगा। तो ये तो जो व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता की बात है, न केवल डायरिया बल्कि हर एक बीमारी से बचने के लिए हमें घरेलू और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर घरेलू और व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं हम ठीक ठाक रख रहे हैं तो उससे डायरिया ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे बीमारियों की खतरा बढ़ जाता है, जो मतलब सूक्ष्म जीवों के कारण, जो रोगाणुओं के कारण क्रिएट होता है। दूसरी चीज़ की जो पेयजल है, मतलब पीने वाला जो जल है, हम लोग जो पानी पी रहे हैं वो पानी शुद्ध होना चाहिए और संक्रमण रहित होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए मतलब पूरा प्योर होना चाहिए। संक्रमण रहित का मतलब उस पानी में बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ किसी भी प्रकार के रोगाणु का संक्रमण नहीं होना चाहिए। वो पूरी तरीके से स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। फिल्टर्ड वाटर का जनरली हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कोई भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, ठीक है। तीसरी चीज़ कि हम जो भोजन कर रहे हैं, भोजन जो है सबसे पहली चीज़ कि स्वास्थ्यकर तरीके से पका होना चाहिए, यानी भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो एकदम सफाई से, बिल्कुल साफ सुथरा तरीका से भोजन को पकाना है, स्वास्थ्यकर तरीके से पकाना है। और दूसरी चीज़ कि भोजन जो रख रहे हैं वो हमेशा हमें ढक कर रखना है ताकि उसमें किसी प्रकार के रोगाणु का संक्रमण ना हो सके, इसलिए भोजन को ढक कर रखना और स्वास्थ्यकर तरीका से भोजन पकाना है। हम लोग होटल में
जनरली देखिए जो बहुत अच्छा, बहुत अब जरूरी नहीं कि सारे होटल ख़राब होते हैं, सारे होटल में स्वास्थ्यकर तरीके से नहीं पकाया जाता है। बहुत सारा ऐसा होटल है जिसमें सफाई का, स्वच्छता का काफ़ी अच्छा से ध्यान रखा जाता है, बट कुछ ऐसे होटल है जहाँ पे स्वच्छता को उतना बढ़िया ढंग से ध्यान में नहीं रखा जाता है। भोजन पकाया भी जाएगा तो किस बर्तन में बनाया जा रहा है, उसको धोया गया कि नहीं अच्छा से, उसमें रोगाणुओं का संक्रमण होने का बहुत अधिक पॉसिबिलिटी रहता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने हाथों से बनाए हुए स्वास्थ्यकर भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ भोजन जो हम रख रहे हैं उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, आगे चले तो ये देखिए पाश्चीकृत दूध, इसका मतलब समझिए क्या होता है। पाश्चीकृत दूध का मतलब क्या होता है, हम लोग जो दूध पीते हैं ना, तब आपको बता दें कि दूध में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, दूध में बहुत सारा छोटी छोटी बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया जो है जरूरी नहीं है कि वो सारे बैक्टीरिया हम लोग के लिए फायदेमंद हो, वो उस बैक्टीरिया के कारण हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि जो दूध हम लोग पीते हैं, दूध को हम लोग हमेशा उबाल कर पीते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिन तक लगातार कच्चा दूध पिला दिया जाए तो डेफिनेटली उसका पेट खराब हो जाएगा। कुछ दिन तक ही अगर लगातार उसको कच्चा दूध पिला दिया जाए, मतलब बिना उबाले हुए, तो उसका पेट खराब हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दूध के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण डायरिया की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग दूध उबाल कर पीते हैं। दूध जब उबालते हैं ना, जब गर्म करते हैं, तो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है, सब नष्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें कोई उससे परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो दूध हमें उबाल कर पीना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो हमें पाश्चीकृत दूध पीना चाहिए। पाश्चीकृत का मतलब क्या होगा? तो देखिए पाश्चीकृत दूध क्या होता है, वैज्ञानिक तरीके से मतलब वो बैक्टीरिया रहित कर दिया जाता है। रोगाणु जो होता है, मतलब दूध के अंदर जो बीमारी उत्पन्न करने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जो उपाय किया जाता है, उस प्रकार से जो दूध तैयार होता है उसको पाश्चीकृत दूध कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप मार्केट से जब दूध खरीदिएगा, मान लीजिए कि सुधा का या कौतकी, अलग अलग कंपनी का दूध आता है, तो अगर हम दूध मार्केट से मान लीजिए सुधा का दूध खरीद लिए, तो जो दूध खरीदेंगे उसमें क्या होगा, उसके ऊपर आप पैकेटों पर देखिए लिखा हुआ रहेगा पाश्चीकृत दूध। ठीक है, वो जो दूध होता है पाश्चीकृत होता है, उसमें पाश्चीकरण कैसे किया जाता है दूध का, तो उस दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करके उसको शीघ्रता से, तेजी से ठंडा करके पैक कर लिया जाता है। और ऐसा करने से दूध ज़्यादा समय तक खराब भी नहीं होता है। उसको 2 दिन 3 दिन तक आप रख सकते हैं, वो फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, और साथ ही साथ उसमें के बैक्टीरिया भी सारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे चलें तो नेक्स्ट चीज़ समझना है कि गर्म, हमें जो भी भोजन कर रहे हैं वो गर्म और ताज़ा होना चाहिए। गर्म और ताज़ा भोजन ही यूज करें। बासी भोजन जो होता है वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बासी भोजन का अगर यूज करेंगे तो बासी, मान लीजिए कि भोजन को अगर 12 घंटा में ऐसे ही छोड़ दिए, ताज़ा नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि उतने देर में कोई जीवाणु का, उतने देर में बैक्टीरिया, वायरस वगैरह का संक्रमण बढ़ गया हो। ठीक है, तो हमें कभी भी गर्म और ताज़ा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और एक और चीज़, भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो पूर्णतः पका हुआ होना चाहिए, पूरी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। अब कच्चा भोजन ही हम खा लेंगे तो फिर लूज मोशन की समस्या तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, आगे चले तो ये एक पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। ये क्या है, तो हम आपको बताएं ना कि निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मतलब हमारे शरीर में जल की, पानी की कमी होने लगती है जब डायरिया की बीमारी होती है। तो ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमारे शरीर में पानी की, हमारे शरीर में नमक की, हमारे शरीर में खनिज लवण की काफ़ी कमी होने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जल और खनिज की जो कमी है, जल और खनिज की आपूर्ति करना होगा। यानी हमारे शरीर में जल और खनिज जो है अधिक मात्रा में जब बनने लगेगा तब जाकर ये बीमारी ठीक होगा। तो जल और खनिज की आपूर्ति के लिए जनरली डॉक्टर सलाह देता है कि भाई ORS का घोल आता है उसको पीने के लिए। तो ORS का घोल, देखिए ORS का फुल फॉर्म हम आपको बताते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है ORS का। तो ORS का हम अगर घोल पिएंगे तो ORS की सहायता से क्या होता है, रिहाइड्रेशन, यानी पुनः जो है, यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेशन है, मतलब हमारे शरीर में जल की कमी हो गई, और रिहाइड्रेशन का मतलब ये हमारे शरीर में पुनः जल और खनिज लवण की मात्रा को बरकरार करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें ORS का घोल पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जल और खनिज लवण की आपूर्ति हो सके। तो ये सारा अगर हम उपाय करते हैं तो हम डायरिया को रोक सकते हैं, ऐसे बीमारी से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हम डायरिया के बारे में समझाएं कि भाई ये क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका रोकथाम क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको एक और मतलब काफ़ी
एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले वो है टाइफाइड। और जनरली हम लोग ये एक कॉमन बीमारी आजकल बन चुका है, हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग को सुनने में को आता है कि भाई उसको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की बीमारी। तो देखिए ये हम लोग जानेंगे कि टाइफाइड कैसी बीमारी है, ये क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है तथा इसके रोकथाम के लिए हम क्या करें, इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे।